सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला। मेरे साथ बाबर डोगर साहब भी मौजूद हैं। नाजरीन, बिलाकर जो असम्बली में जो पूरी दुनिया ने तमाशा देखा, पाकिस्तानियों ने तमाशा देखा, जो मुकद्दस ईवान के अंदर जिस तरह 2 दिन मछली मंडी बना रहा, बिलाकर अब दोनों जो हुकूमत और अपोजिशन में सुलह हो गई। और ये खुश आइंद बात है कि बिलाकर जो हुकूमत और अपोजिशन जो है इस पेज एक बात पे मुत्फिक हो गए हैं कि आइंदा असम्बली के अंदर जो माहौल है उसको जो जिस तरह हुआ उससे सबकी सुखी हुई और उससे जमहूरियत और जमहूरी इदारों को और मुकद्दस ईवान जो है उसका तकद्दस भी मजरूह हुआ। फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने कहा कि जनाब ये जो डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है उसकी जो तहरीक है वो भी उन्होंने कहा कि वापस ले ली गई है। उसकी हमने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने कहा कि नंबर गेम का हमें कोई मसला नहीं, हमारे पास 186 मेंबर मौजूद हैं। स्पीकर कौमी असम्बली जो असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से भी रब्ता किया और उन्होंने इन जो असम्बली के अमूर को ऐसा तरीके से चलाने के लिए उनसे भी मदद मांगी। और यही वजह है कि आज जिस तरह आपने देखा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है उसके दौरान कोई हल्लड़बाजी नहीं हुई और इसी तरीके से जो हुकूमती बेंचों से जो तकरीर की गई उसमें भी इस तरह का शोर शराबा सामने नहीं आया। स्पीकर असद कैसर साहब के ऊपर ये भी सवाल उठाया गया कि जनाब जो फुटेज जो है उसके अंदर या आपने जो कार्रवाई की है 7 अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़, इसमें वुज़रा जो हैं वो भी उस हुल्लड़बाजी के अंदर मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो उस हवाले से उन्होंने वजाहत की है कि उन्होंने जो फुटेज देखी है उसके अंदर कोई वज़ीर शामिल नहीं था, इसलिए उन्होंने जो फुटेज के अंदर लोग मौजूद थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की। तो नाज़रीन, ये खुश आइंद बात है कि बिलाकर लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह लंबी चौड़ी तकरीर की और अपनी जो अफादियत उन्होंने बताई और बहुत सारे मनसूबों में बचत का भी हवाला दिया और अपनी परफॉर्मेंस का भी जिक्र किया, बहुत सारे अदाद शुमार जो है उन्होंने गलत मलत भी पेश किए। और उस हवाले से असद उमर साहब जो है उन्होंने बताया कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कोविड के लिए कोरोना वैक्सीन के हवाले से एक तो उन्होंने कहा कि जो सबसे कई आखिरी मुल्क है जो सबसे जहाँ काम लगी है वैक्सीन उसमें पाकिस्तान का शुमार होता है, तो उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 1 रुपया भी उसके लिए नहीं रखा गया, उस हवाले से उन्होंने बताया कि इसके लिए कितने अरब रुपए रखे गए हैं पंजाब के लिए, सिंध के लिए, KPK और बलूचिस्तान के लिए कोविड के वाले से ख़ास तौर पर तकरीबन 120 अरब रुपए जो है उसका उन्होंने पूरा हवाला दिया कि किस किस तरह, यानी पंजाब को 50 अरब अगर दिया गया था तो उसमें अब तक उन्होंने कितने की खरीदी है ये भी उन्होंने अदाद-ओ-शुमार शेयर की। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ ने कहा कि KPK में अगर उनकी हुकूमत होती तो वो वहाँ पर हालात उसके मुख्तलिफ कर देते, तो उन्होंने कहा शायद वो अपोजिशन लीडर भूल गए हैं कि KPK में नून लीग की भी हुकूमत रही है लेकिन वहाँ कुछ नहीं बदला। और यही वजह है कि KPK में लोगों ने जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर PTI को 2 तिहाई से ज़्यादा मैंडेट दिया, पीपल्स पार्टी, नून लीग और जमात इस्लामी को वहाँ के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। तो नाज़रीन, ये एक मामला था जो कौमी असम्बली के अंदर बिलाकर 2 दिन बाद जो एक खुश असलूबी से मामला आगे बढ़ रहे हैं। इससे अपोजिशन या हुकूमती जो बेंच है बिलाकर उनको ये समझ आ गई है कि ईवान की कार्रवाई जो है इस तरीके से ही चलेगी तो उससे ही सब की जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश कर सकेंगे। तो डोगर साहब, जिस तरह बिलाकर 2 दिन के बाद ये सारी लड़ाई हुल्लड़बाजी ये पहले ही ये अगर कर लिया जाता तो पूरी कौम जो है ये ना देखती जिस तरीक़ा से जागनसाई हुई है पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के सामने पार्लियामेंटेरियंस की। खल साहब, ये जो सब कुछ हुआ है ना कल, इसका भी एक बैकग्राउंड है। उसका बैकग्राउंड ये कि आप 2018 में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए और उन्होंने अपनी पहली तकरीर करनी थी तो उस वक्त ये फैसला हुआ, ये डिसाइड पाया था कि पहले अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे और उसके बाद इमरान खान जो है वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर अपना विजन देंगे कि वो किस तरह क्या चाहते हैं, क्या करेंगे। हर एक प्राइम मिनिस्टर अपना विजन देता है, अपनी पॉलिसी देता है। जब शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर की तो सारे हाउस ने बशमूल ट्रेजरी बेंचेस
उन्होंने बड़े सुकून से शहबाज शरीफ बीइंग अपोजिशन लीडर उनकी तकरीर सुनी। और उसके बाद जब इमरान खान की बारी आई और उन्होंने, उनकी ये पहली तकरीर थी बीइंग प्राइम मिनिस्टर, तो अपोजिशन जो थी उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आप रिकॉल करें तो उसका बड़ी शोर मचाए गए, नारे कसे गए, पूरा जोर लगाया गया कि प्राइम मिनिस्टर की ये तकरीर जो है ख़राब की जाए। अच्छा, वो ज़ाहिरी बात है कि एक बंदे के लिए जिसकी 23 साल की स्ट्रगल हो, वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो हाउस में आके पूरी कौम के सामने वो क्या करना चाहता है, उसकी प्लानिंग क्या है, वो मुल्क को किस तरह चलाना चाहता है, वो सारा कुछ उसने अपना सारी चीज़ें आवाम के सामने रखनी होती हैं। तो उस तकरीर को इन्होंने ख़राब किया अपोजिशन ने। इमरान खान उस चीज़ को नहीं भूले। ये बहुत दफ़ा उन्होंने अपने निजी महफ़िलों में, अपने करीबी दोस्तों में उन्होंने कहा कि यार इन्होंने बड़ी ज़्यादती की। मेरी पहली तकरीर थी, मैं तैयारी करके आया था, मैं आवाम को बताना चाहता था मैं उनके लिए क्या करना चाह रहा हूँ, मेरी क्या ख्वाहिशात हैं, लेकिन अपोजिशन ने सारी चीज़ का बेड़ागर्क किया और उसकी ज़िम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ हैं। जानबूझ के ऐसा किया गया। हालांकि एग्रीमेंट ये था कि शहबाज शरीफ पहले तकरीर करेंगे, उसको सुनेंगे, फिर इमरान खान तकरीर करेंगे, उसको भी सुना जाएगा। ये चीज़ खान साहब के जहन से नहीं निकली। तो अब भी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने तकरीर की तो अपोजिशन ने उस वक्त शोर मचाया, उस वक्त उसमें गड़बड़ किया। तो गवर्नमेंट ने यह फ़ैसला किया कि इस दफ़ा अपोजिशन को भरपूर जवाब देंगे और इस दफ़ा शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देंगे। जिस तरह से ये बदमाशी करते हैं, जिस तरह से ये पहले वादा करते हैं बाद में दौड़ जाते हैं, तो इस दफ़ा इनको गवर्नमेंट जो है वो टफ़ टाइम देगी अपोजिशन को। ये फ़ैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पार्लिमानी कमेटी की जो मीटिंग उसमें ये फ़ैसला हुआ। उसके बाद जब शहबाज शरीफ की तकरीर की बारी आई तो ज़ाहिर बात है फिर टेरी बेंचेस जो थे उन्होंने भी शोर मचाया और करते करते यहाँ तक चीज़ चलेगी कि गालम गलोच पे उतर आए। ये उस वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ये गालम गलोच की तरफ चीज़ जाएगी। उनका ख्याल था कि टफ़ टाइम देंगे, शोर मचाएंगे, इनको तकरीर नहीं करने देंगे। लेकिन ये चीज़ खुल के सामने आ रही है कि सबसे पहले जो थे शेख रोहेल असगर, इन्होंने गालियाँ देनी शुरू की। उसके जवाब में जिस आज पार्लिमानी जो कमेटी थी हुकूमत की, उसने जो आज अपनी मीटिंग की है उसमें भी इसी चीज़ पे बात की गई कि जनाब जब अपोजिशन के लोग यहाँ पे हमारी माओ बहनों को गालियाँ देंगे तो फिर इस पर खामोश तो नहीं आ जा सकता। तो मसला ये कि जब बात आई गालम गलोच पे तो फिर लड़ाई स्टार्ट हो गई, फिर एक धक्कम पेल शुरू हो गई और फिर मामलात कहीं के कहीं चले गए। तो ये इसका सारी चीज़ का बैकग्राउंड था। लेकिन डॉक्टर साहब एक और भी चीज़ हमने देखी है कि जब भी से ये पीटीआई की हुकूमत आई है, जब हम देखते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली का जो रवैया है या उनका बिहेवियर है, वो हमेशा हम देखते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि अपोजिशन लीडर जो है या अपोजिशन जमातें जो हैं उनके लीडरान को टाइम ज़्यादा दें। और हमेशा हमने देखा कि वो जब स्पीच कर रहे होते हैं तो उस वक्त ट्रेजरी बेंच जो है उनकी स्पीच सुनते हैं, लेकिन जो ही वो अपनी तकरीर करते हैं उसके बाद वो हाउस से चले जाते हैं। लेकिन जो ही जब हुकूमती वज़रा जब तकरीर करना शुरू करते हैं तो वो फिर वही वो चीज़ें रवायात जो पहले दिन से जब से ये पीटीआई हुकूमत में आई है वो दोहराना शुरू कर देते हैं और हुल्लड़बाजी शुरू कर देते हैं, शोरो गोगा शुरू कर देते हैं और उनकी स्पीच जो है वो मुकम्मल नहीं होने देते। ये एक रवायत बन चुकी है और इसमें जो पेश नून लीग अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा इवन के पीपल्स पार्टी के भी बाज़ दफ़ा जो रहनुमा है वो भी तकरीर करके गायब हो जाते हैं और जब उनको जवाब देने का मौका आता है तो उस वक्त वो शोर होगा शुरू कर देते हैं। अच्छा खैर साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं आपको एक चीज़ आप नोट करें कि ये शरीफ ख़ानदान का ये वतीरा है, शहबाज शरीफ का ख़ास तौर पे ये वतीरा है। ये 10 साल पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे। मैं 10 साल मैंने गैली जो है वो कवर की, मैं उसकी रिपोर्टिंग करता रहा। 10 सालों में ये हार्डली 10 या 12 दफ़ा असम्बली में आए, वो भी बजट पास करवाने की खातिर या अपना हलफ लेने की खातिर। इसके अलावा वो हाउस में नहीं है। 10 साल में अगर 100 दिन का इजलास होता है तो आप सोचें कि 1000 दिन का इजलास हुआ, जिसमें 1000 के दिनों में जो वज़ीर आला था वो टोटल 20 दिन आया होगा, इससे ऊपर नहीं आए। तो ये तो हाउस में वैसे आना ही अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं वज़ीर आला बनने के लिए
वज़ीर आज़म बनने के लिए। देखिए पार्लियामेंट का इजलास हुआ, पार्लियामेंट ने ये नवाज शरीफ भी यही थे कि नवाज शरीफ भी असम्बली में नहीं आया करते थे। हाँ, सिर्फ उन दिनों में वो असम्बली में आए जब बाहर धरना दिया हुआ था और उसका बड़ी ज़रूरत थी अपोजिशन को जो पे पार्टी को इत्मीनान में लेने की, तो उन चंद दिनों में वो सिर्फ पार्लियामेंट में है। इसके अलावा वो बजट के बजट ही आते रहे हैं और शहबाज जी तो बिल्कुल ही नहीं आते, पार्लियामेंट को तो वो किसी खाते में लिखते नहीं हैं। और जहाँ तक आप स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, मैंने राना इकबाल जो स्पीकर पंजाब असम्बली थे, मैंने उनको भी स्पीकरशिप करते देखा है, याद सादी को भी देखा है। राना इकबाल तो यहाँ तक चले जाते थे, वो तो आइन में, कानून में ये लिखा हुआ है कि जब कोरम पॉइंट आउट हो जाए तो स्पीकर को हर सूरत में हाउस की प्रोसीडिंग रोकनी पड़ती है। मैंने राना इकबाल को देखा कि वो शहबाज शरीफ की चापलूसी में इस कदर आगे चले जाते थे कि अगर हुकूमत का डंडा है कि ये बिल पास करवाना है, तो वो कोरम अपोजिशन कोरम चीखें मारी होती थी, वो सुनते नहीं थे, वो लेजिस्लेशन करवाते थे और वो अपनी मर्जी करते रहे। उस वक्त अपोजिशन थी क्या, 30 बंदे 35 बंदे, और इन्होंने उनके साथ भी सारा साल फटा डाली रखा है। फिर तो ये जो एक माइंडसेट है ना, ये अभी भी प्रवेल कर रहा है। अभी भी शहबाज शरीफ जो है, आपने देखा कि वो यहाँ तो उन दिनों में आते थे जब वो पेरोल पे रिहाई के लिए जाते थे, उस वक़्त के था कि ना मैंने नेशनल असम्बली में जाना है, उस वक़्त चल जाते थे। और अब जबकि पेरोल का रोला नहीं है, तो अब आप देखिए सिर्फ वो आज तकरीर की है, इसके बाद आपको ये दिखाई नहीं देंगे। ये आप मुझसे लिख लीजिएगा कि आप शहबाज शरीफ उसी दिन आएंगे जिस दिन उन्होंने तकरीर करनी है। डोगर साहब जब ये स्पीच कर रहे होते हैं, एनर्जी लेवल उनका देखें माशाल्लाह, कोई बीमारी के आसार नज़र नहीं आते, लेकिन जिस तरह वो बता रहे थे कि अपॉइंटमेंट उन्होंने ली हुई है, उनको बैकबोन का प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ उछल कूद में जिस तरीके से वो इतनी लंबी चौड़ी तकरीरें करने पे, भाषण देने पे, यहाँ पे तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है या बॉडी के ऊपर, कि वो बड़े शदीद अलील हैं। और जिस तरह वो कह रहे थे कि लंदन जाना है, उनकी अपॉइंटमेंट बनी हुई है, और यहाँ पे जिस तरह जब अदालतों में पेशी की बात होती है, नैब में पेशी की बात आती है, FIA में पेशी की बात है, तो फिर वो कह रहे थे मुझे बैकबोन प्रॉब्लम है, मैं तो चल भी नहीं सकता, मैं तो हिल भी नहीं सकता जनाब। तो यहाँ पे तो कोई ऐसे उनको असरात नज़र नहीं आए। अच्छा, वैसे खैर साहब ये भी बड़ी अजीब बीमारी है कि जब कोई जेल में हो तो ये शदीद बीमार हो जाते हैं। आज इनको वज़ीर आला बना दिया जाए, फिर आप 10 साल इनकी फुर्तियाँ देखें, इनकी दौड़ देखें, इनकी दौड़ भाग देखें, उस वक्त तो लगते नहीं कि ये बीमार हैं, बड़े फिट शाश बिशाश होते हैं। यही हाल नवाज शरीफ का है। और ज़रा जेल में चले जाएं तो सारी दुनिया की बीमारियां हो जाती हैं। आप जब 99 में मार्शल लगा था तो उस वक्त भी इन्होंने ये कहा कि जी मेरी तो कमर में बड़ा शदीद दर्द है, मैं तो चल भी नहीं सकता, और ना ये जेल में मुझे बड़ी तकलीफ़ है। अभी भी उन्होंने पीछे ये कहा कि ना मेरा तो ब्रेन ट्यूमर था। अल्लाह उनको सेहत याब दे, अगर उनको बीमारी है तो अल्लाह उनको सेहत दे, मैं ये नहीं कहता। लेकिन वो कैंसर सर्वाइवर बन जाते हैं, वो कहते हैं देखें जी मैं तो कैंसर सर्वाइवर हूँ, पता नहीं किस तरह मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। उस वक्त तो ह्यूमैनिटेरियन बीच में टच ले जाते हैं, लेकिन जब बात होती है इस तरह के अल्ले गुल्ले की, तो वहाँ पे इस तरह का कोई उनकी बॉडी के ऊपर कोई असरात नज़र नहीं आते। लेकिन आपने आज नोट किया है, शहबाज शरीफ जो आज वो तकरीर कर रहे थे, ये तकरीर बजट तकरीर नहीं थी। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, जो कश्मीर का भी उन्होंने जिक्र किया कि जनाब कश्मीर जो था, वो कश्मीर कहाँ से आ गया बजट तकरीर के अंदर, फलस्तीन कश्मीर पता नहीं कौन कौन से, और फिर अपनी परफॉर्मेंस सारी। लेकिन साहब एक चीज़, 2008 के इलेक्शन में शहबाज शरीफ ने ये अनाउंस किया था अगर मैं ये इलेक्शन जीत गया तो मैं 8 क्लब रोड, जो वज़ीर आला हाउस था उस वक्त, जो शहबाज परवेज़ लाई ने नया बनवाया था, 8 क्लब रोड में मैं बैठूंगा नहीं, और 8 क्लब रोड को औरतों की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपको याद होगा आज उन्होंने ये भी कहा कि जी इन्होंने इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं गवर्नर हाउस को ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। बल मैं चले, अगर जो ऐलान किया था वो पूरा करना चाहिए, मैं इसको इस पर नहीं करता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब, आपने भी तो ऐलान किया था कि 8 क्लब रोड को ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। साहब ने तो ये भी ऐलान किया था, कब पूरा होगा? उन्होंने तो ये भी ऐलान किया था कि हेलीकॉप्टर पे नहीं बैठूंगा, नया हेलीकॉप्टर नहीं खरीदूंगा, बेशक मुझे साइकिल पे जाना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी मेरा नाम लिख लें, लेकिन वही हेलीकॉप्टर उसकी जो माशाल्लाह ठीक करवाने जो है उसके ऊपर भी कई अरब नया खरीदा था, नया वो जो गिर गया। और फिर उसके बाद तो डोगर साहब, ये जो मामला अब साना माल्टाउन के हवाले से 60 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी जो साना माल्टीन के जो शोहदा हैं और वो आज भी इंसाफ के लिए मुंतज़िर हैं। पहले नून लीग की हुकूमत थी, चले वो बात की जा सकती थी, अब तरीके इंसाफ है, और जिनको
सियासी कज़न भी कहते थे, जिन्होंने इकट्ठा धरना दिया तहरीक इंसाफ और जो अपना अवामी तहरीक ने, तो उस हकूमत के बावजूद उनको इंसाफ ना मिलना, फिर जिस तरह 5 दिसंबर 2018 को एक नई JIT बनी, उस JIT जो है उसके अंदर मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको शामिल किया गया, फिर उसका मामला जो है वो हाई कोर्ट में गया, फिर हाई कोर्ट ने उसको ख़त्म कर दिया, डीनोटिफाई कर दिया, उसको काम से रोक दिया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा। तो अब मामला ये है कि साना मॉडल टाउन को क्या इस मौजूदा हुकूमत में भी डॉक्टर साहब इंसाफ मिल सकेगा? क्योंकि 3 रुकनी बेंच ने 13 फरवरी 2020 को लाहौर हाई कोर्ट के जो अबूरी फ़ैसले है उसको बरकरार रखा था, एक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और नई JIT को रोकने से मुतल्लक हाई कोर्ट का जो अबूरी हुक्म है उसको बरकरार रखा था। अब मामला ये है कि 17 जून 2014 को वाक़या हुआ, 100 के करीब लोगों को गोलियां मारी, 14 इसमें लोग शहीद हो गए, ख़वातीन जो है उनको जिस तरह गोलियां मारी गई, एक बर्बरियत का एक ऐसा वाक़या है कि जो पाकिस्तान की तारीख़ में शायद इस तरह का कोई नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद उन शहदा को इंसाफ कब मिलेगा? ये तो हुकूमत अब नून लीग की नहीं है, मरकज़ में PTI हुकूमत है, पंजाब में PTI हुकूमत है, तो क्या वजह है? कौन से इसमें अवामल ऐसे हैं हायल रुकावट बन रहे हैं जिस वजह से शहदा को इसका इंसाफ नहीं मिल रहा? देखिए खैर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरान खान ने, आपको याद है कि माल रोड का जो जलसा हुआ था जिसमें ख़ास तौर पर पैट ने ये जलसा करवाया था, इमरान खान ने ये वादा किया था कि अगर उनको गवर्नमेंट मिली तो वो तहरीक जो पैट के लोग हैं उनको इंसाफ दिलवाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये कत्ल की बहुत बड़ी अफसोसनाक दास्तान है कि किस तरह से दिन दिहाड़े निहत्ते लोगों को गोलियां मारकर मार दिया गया। 14 लोग इसमें शहीद हो गए, 100 लोग ज़ख्मी हुए। अल्टीमेटली कोई तो ज़िम्मेदार है ना, किसी ने तो ज़िम्मेदारी लेनी है। पंजाब पुलिस थी वहाँ पर, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी, सारे लोग थे। इसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। असल इशू जहाँ तक आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे हैं, एक दफ़ा JIT बनी, एक जुडिशल कमीशन बना, जुडिशल कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई, JIT की भी रिपोर्ट आ गई। उसके बाद पैट ने ये इंसिस्ट किया कि नहीं जी हम नई JIT बनाएंगे। वो जो JIT थी वो पिछली गवर्नमेंट के ज़ेरे असर थी, इसलिए उसका फैसला खुल के सामने उस तरह से नहीं आया। उसके बाद नई JIT जो थी पंजाब गवर्नमेंट ने पैट के प्रेशर पे बना दी। लेकिन मुझे उस वक़्त भी जितने भी कानूनी माहिरीन थे, आप खुद मुझसे ज़्यादा समझते हैं कानून को, उस वक़्त उनका ये कहना था कि JIT के ऊपर JIT नहीं बन सकती। JIT की रिपोर्ट आ चुकी है, अब इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और केस को आगे लेके चलना चाहिए। लेकिन पैट ने ये इंसिस्ट किया, इन्होंने कहा कि नहीं जनाब हमने JIT बनानी है। उस पर JIT बना दी गई, जो नोटिफिकेशन कर दिया गया और उसमें जो नई JIT बनी उसको बाद में लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना, उन्होंने उसको रोक दिया। लेकिन खैर साहब आप एक चीज़ नोट करें कि पैट भी तो खामोश होकर बैठ गई है कि कहाँ वो धरने दे रहे थे, जलसे कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, अब उनकी तरफ से भी कोई आवाज़ उठाई नहीं जा रही। अब वहाँ भी खामोशी है। 2013 का ये वाक़या है, 7 साल हो गए, 7 साल हो गए। 7 साल में साल बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो समझते हैं कि इस तरह शायद इंसाफ मिल जाएगा। और जिस तरीके से यानी लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई सीधी, और जिस तरह बर्बरियत का मुजाहरा किया गया, और किसी भी पुरअमन जो एक एहतजाज है उसको जिस तरीके से, तो इसमें तो बहुत जस्टिस बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी जो उंगलियां हैं वो उठाई गई। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि अगर मेरी तरफ एक उंगली उठी तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो उसमें तो पूरा हाथ ही उठा दिया था उन्होंने कि जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला जो थे इसके रिस्पॉन्सिबल थे, राना सनाउल्लाह साहब इसके ज़िम्मेदार थे, पुलिस जो है इसकी ज़िम्मेदार थी। किस तरह ताज़ा दम दस्ते गए, वापस सीधी गोलियां मारी गई, फुटेजेस मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना होना, 2 JIT बनी, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें, और चंद जो लोग हैं पुलिस के छोटे मोटे जो अहलकार हैं उनको पकड़ के, और जो इसके मास्टरमाइंड थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 साल हो गए, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर भी इंसाफ ना मिलना ये एक बहुत बड़ा सवाल का निशान है। पहले तो जो हम ये कह सकते थे कि वफाक में चूँकि नून लीग की हुकूमत थी, पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत थी और वही मुलजमान थे, अब तो PTI की हुकूमत है और तहरीक इंसाफ की। वैसे गल साहब एक चीज़ आप मुझे एक बात बताएं, उस वाक़े में जितने भी लोग मुलविस रहे, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिसर्स, उन सब ने PTI के इस दौर में बड़े आला ओहदे लिए। मैं किसी का नाम नहीं लेता,
नाम लूँगा तो फिर एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। बहुत सारे की ऑफिसर, वो लोग जिनका आज भी उस केस में नाम लिया जाता है, वो सारे अफसरान जो हैं वो इस टाइम आधा ओहदों पे बैठे हुए हैं। इवन एक दो अफसरान की तो जब तैनाती हुई तो पैड ने एहतजाज भी किया, लेकिन उसके इस एहतजाज को मुस्तरद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो ये मुझे थोड़ी सी ये हैरानगी होती है कि पीटीआई की गवर्नमेंट हो, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, इमरान खान इस वादे के साथ इस गवर्नमेंट में आए थे पैड के साथ कि जनाब हम आपको इंसाफ लेके देंगे, और उसके बाद शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं, राना सना भी हैं, वो सारे ऑफिसर अफसरान जो इसमें जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोल बनता था वो सारे मौजूद हैं, और उन तमाम अफसरान को बड़े बड़े आला ओहदों पे आला ओहदों पे लगाया गया है, बल्कि आला तरीन ओहदों पे सूबे में, वफाक में, और फिर कुछ तो रिटायर हो गए हैं और कुछ अभी भी अपने ओहदों पे काम कर रहे हैं, कुछ बैरून मुल्क हैं। लेकिन किसी के ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन जो है, जिस तरीके से आम एक आदमी को भी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन इन मॉडल टाउन के जो शोहदा हैं, मेरा ख्याल शायद इनको इंसाफ कभी नहीं मिल सकेगा। जो सूरत हाल एक आइडियल सिचुएशन थी कि पीटीआई की वो हुकूमत जो पैड के साथ एहतजाज जिसने किया, और ये सारे एक सिस्टम के ख़िलाफ़ एक बगावत थी, और उस बगावत को जिस तरह से हुकूमती मशीनरी के ज़रिए कुचला गया, उस जो बगावत के जो मुर्तकब लोग थे, जो इसमें शामिल थे, उनको इस पीटीआई की हुकूमत जो है वो भी सज़ा देने में सीरियस नज़र नहीं आती। और बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। इस वाक़े में मुलव्विस जो भी पुलिस अफसरान थे, जो भी सिविल अफसरान थे, उन सबको अकोमोडेट कर दिया गया, उन सबको अच्छे अच्छे ओहदे दे दिए गए हैं। तो ज़ाहिर बात है कि ये अफसरान जो हैं, अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाती इन अफसरान से, तो ये बड़े गवाह बन सकते थे उस वाक़े के। उसके बाद इसके बाद मैं उस वक़्त ये जानता हूँ कि उस वक़्त इन तमाम जब जुडिशल कमीशन बना, उस समय तमाम अफसरान जो थे उनके बयानात लिए गए। तो उस वक़्त शहबाज शरीफ ने एक ऑर्डर पास किया था, मतलब ज़ुबानी ऑर्डर दिया था कि कोई अफसर ज़ाती तौर पर कोई स्टेटमेंट जुडिशल कमीशन के सामने नहीं देगा। खैर साहब, मैंने खुद वो राना सिन्हा जब लॉ मिनिस्टर थे, तो मैंने खुद उनकी टेबल पे जो राना सिन्हा और उस वक़्त के जो एडवोकेट जनरल थे, उन दोनों ने मिलके जो स्टेटमेंट्स बनाई थी, वो सारी स्टेटमेंट्स मैंने खुद पढ़ी। वो एफिडेविट जो थे, डॉक्टर साहब, उसके अंदर कंट्राडिक्शन आ गई। तुकीर शाह का और बयान था, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, आपस में उन दोनों का बयान नहीं आपस में मिला, वो एक दूसरे के खिलाफ थे। फिर 13 जून को खुफिया मीटिंग होती है, 16 जून को एक मीटिंग होती है। मीटिंग के अंदर बताता है कमिश्नर वहाँ पे जनाब के ये हाई कोर्ट के हुक्म पर बैरियर लगे हैं, उसके बावजूद राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए जनाब, हमने ये बैरियर उतारने हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। उसमें CCPO लाहौर को नहीं बुलाया गया, दीगर कुछ सराहना है उनको नहीं बुलाया गया, लेकिन ये सारा ये मामला हुआ। तो नाज़रीन, ब्रेक का टाइम, और ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि नैब जो है वो एक एक्टिव हो गया है हाई प्रोफाइल केस में, किस तरह बताएंगे एक ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। नाज़रीन, डीजी नैब ने जो 2 रोज़ पहले नैब लाहौर के अंदर तकरीर की थी, और उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने इक़्तिदार में 35 साल इक़्तिदार के मज़े लूटे और अरबों रुपए के बैरून मुल्क पाकिस्तान के अंदर असासे बनाए, मौजूदा जो हुकूमत है इसको अभी 35 माह भी नहीं हुए, तो उनका कि सब के साथ उनकी बारी आएगी। तो अब मामला ये है कि हुकूमती जो खिलाड़ी हैं उनके ख़िलाफ़ भी एहतसाब का शिकंजा जो है हमें एक्टिव होता नज़र आ रहा है। उस हवाले से अगर बात की जाए तो जो डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने डीजी चेयरमैन नैब को जो ब्रीफिंग दी है, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो फाकी वज़ीर है खुसरो मुख्तियार और उनके भाई सूबाई वज़ीर जो है हाशिम जवां बख्त, और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर है मरियम सफदर साहिबा, और रुकन जो कौमी असम्बली हैं जवेल तीफ, उनके ख़िलाफ़ अब तक की जो इंक्वायरीज़ हैं वो किस जगह पे पहुंची हैं। और उसमें बताया गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी जो मरियम साहिबा हैं उनके ख़िलाफ़ और दीगर जो मुलजमान के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल के हवाले से जल्द ही रेफरेंस दायर किया जाएगा। और दूसरी जानब मरियम जो साहिबा हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जो नैब के डीजी ने बताया चेयरमैन नैब को, कि 2008 में गैर मुल्की शहरियों सैफ बिन जबार अल सवैदी जो मुतहदा अरब अमारात के राशि हैं
इसके साथ साथ शेख ज़िकाउद्दीन बरतानिया और हानी अहमद जामजम जो है वो सऊदी अरब जो है उनकी जानब से 1 करोड़ 15 लाख के जो शेयर्स मुंतकिल हुए। ताहाल इस ज़मन में मरियम साहिबा जो है नैब की बार बार सवालनामे भेजने के बावजूद वो इसका जवाब नहीं दे सकी। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर जो है सनती पैदावार खुसरो बख्तियार और उनके भाई जो सूबाई वज़ीर हैं हाशिम जवां बख्त, उनके ऊपर भी आमदन से ज़ायद असासों के केस हैं। और उस हवाले से अगर बात की जाए तो रहीम यार खान में जब ये ज़िला नाज़िम थे खुसरो बख्तियार साहब, तो उस वक़्त इनकी आमदन जो है और असासों में बेपनाह इजाफ़ा हुआ। इसके साथ साथ जब लाहौर हाई कोर्ट में ये केस खुसरो बख्तियार वाला गया तो नैब ने वहाँ पे कहा था कि इंक्वायरी जो है वो जारी है और जल्द ही इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो साबिक डीसी जो लाहौर है और नूरुल अमीन मैंगल जो है उनके ऊपर भी LDA के साबिक डायरेक्टर जनरल आद खान चीमा और जो रायवंड में जो अराजी थी किस तरह अलाटमेंट उसमें हुई और सारा शरीफ ख़ानदान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किस तरह मास्टर प्लान में तब्दीली हुई, उस हवाले से भी पेशरफ से आगाह किया गया है। और साथ ही लसानी जो चिक्स एंड आयल जो है कंपनियों के मामले में चेयरमैन को आगाह किया गया कि अब तक उसमें 2.5 अरब लोग जो है जिनके जो लुटने वाले हैं उन्होंने अपने क्लेम जमा करवा दिए हैं। और इसी तरीके से ईडन हाउसिंग जो है उसके लुटने वालों की तादाद लाखों में है और उसमें 16 अरब का उनको प्ली बार्गेन का कहा गया कि अगर आपने प्ली बार्गेन करनी है तो 16 अरब जो मुतासिरीन के लूटे हैं वो रकम जमा करवाई जाए। इस तरह जवेल तीफ जो है उनके खिलाफ आमदन से ज़्यादा असासों की बात है। और इस तरह DIG जो अकबर नासर और एडिशनल IG आमर अली आमर जो है उनके खिलाफ भी तहकीकात जो है। तो डोगर साहब अब सारी तकरीबन पार्टी जो है उसमें हुकूमती पार्टी के भी बार बार हम सुनते तो हैं लेकिन उसके बाद कोई रेफरेंस नहीं दर्ज होता, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आती, ये चंद बयान आते हैं और उसके बाद फिर मामला जो है वो अपोजिशन की तरफ चला जाता है। नैब कैद साहब का बिल्कुल आप बात सही कर रहे हैं। मसला ये है कि ये हाशिम जवां बख्त और खुसरो बख्तियार पता नहीं मुझे 4-5 साल हो गए हैं मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि जनाब इनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी चल रही है। अब वो इंक्वायरी कब तक चलेगी, कितना अर्सा चलेगी, जोन पे करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो भी बड़े पुराने हैं कि जब वो ज़िला नाज़िम थे क्योंकि वो भी आप 10 साल पुरानी बात कर रहे हैं। लेकिन वो इंक्वायरी चलती रहेगी क्या, मतलब कितने साल और चाहिए इनको उस इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। अब ये जावेद लतीफ़ है, अब जावेद लतीफ़ के खिलाफ भी मेरा ख्याल है कि 2 साल तो हो गए ये इंक्वायरी चल रही है और उसमें उसने जो जवाब जमा कराया उसने कहा कि ये तो सारी प्रॉपर्टी मेरी वालदा के नाम है, मेरे नाम तो है ही कुछ नहीं है और सारी प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स उन्होंने वालदा के नाम लगाई है। तो मसला ये कि वालदा के पास इतना सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ गया। चेयरमैन नैब बार बार कहते हैं कि वो लोग जो साइकिल पे आए और बाद में वो अरबपति हो गए, तो ये एक ज़िंदा मिसाल है जावेद लतीफ़ की। आपने खुद इस प्रोग्राम में बताया कि इनकी आधे मल्ले की दुकान थी शेखपुरा में और ये अब अरबपति हो गए हैं। तो लेकिन उसके खिलाफ भी इंक्वायरी चलती जा रही है, कब से सुन रहे हैं इंक्वायरी चल रही है लेकिन उससे आगे चीज़ एक स्टेप आगे नहीं बढ़ा जाता। अब नूरुल अमीन मैंगल जो हैं DC लाहौर थे उस वक़्त जो ज़मीन की अलॉटमेंट है उस केस में ये आह चीमा के साथ ये को क्यूज थे, ये DC फैसलाबाद लगे, वहाँ पर एंटी करप्शन इनके खिलाफ एक केस दर्ज करवाया गया, वो भी करोड़ों रुपए का था। अब इस गवर्नमेंट ने लाके उनको सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगा दिया है। अब वो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है और उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है लेकिन ये इंक्वायरी कितना अरसा और चलेगी कुछ पता नहीं है। मुझे नहीं पता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप नाज़रीन को बता दें कि इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होता है, क्यों इंक्वायरियाँ इतनी लंबी चलती रहती हैं। अगर इंक्वायरियाँ चल रही हैं तो उस पर कोई गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो वाइंड अप करना है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये आमिर करीम साहब हैं, इनको डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी लगा दिया गया। ये आमिर करीम साहब वही थे जिनके खिलाफ पिछले दौर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 2017 या 16 में, जिसमें जब ये डिप्टी कमिश्नर कसूर थे तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस DG एंटी करप्शन ने की थी, वो शायद ब्रिगेडियर साहब थे, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक सिटिंग डिप्टी कमिश्नर को जो कि DMG ग्रुप से जिसका ताल्लुक है उसको करप्शन की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा रहा है, उस पर पर्चा काटा गया, उसको गिरफ्तार किया गया, सारा कुछ हुआ। आज वो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी लगा हुआ है और ये भी सुनने में है कि उसकी अपॉइंटमेंट का जो फ़ोन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से किया गया। तो कसम ये चीज़ें बड़ी अजीब नहीं लगती कि तहरीक इंसाफ का दौर हो, एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, दूसरे वो लोग जो वो अफसरान
जिन पे करप्शन के चार्जेस रहे हैं या जिन पे नैब में इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिन पे पर्चे काटे गए करप्शन के, वो सारे कोई डिप्टी कमिश्नर लग रहा है, कोई जनाब डीजी कोई सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगा हुआ है, और भी बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं जिनकी नैब में इंक्वायरी चल रही है। सेक्रेटरी हेल्थ जो है नबील अवान, उनकी भी नैब में इंक्वायरी चल रही है, वो सेक्रेटरी हेल्थ लगे हुए हैं। आप कितने ही अफसरान हैं, कोई मॉडल टाउन में है, कोई कहीं पर है, उनको कानून इन अफसरान के सामने बेबस किस तरह से हो जाता है। इस तरह पुलिस अफसरान देख लें, हैदर अशरफ हैं, उसके बाद और बहुत सारे अफसरान हैं, सुहेल जफ़र चट्टा हैं, उनके ऊपर भी करप्शन के इल्ज़ाम है, वो बैरून मुल्क बैठे हैं। बहुत सारे अब तो अफसरान जो हैं वो कनाडा में उनकी महफूज पनाह गाह बन गई हैं, कोई अमेरिका में बैठे हुए हैं, कोई बरतानिया में बैठे हैं, और वहाँ पे जनाब पूरी उन्होंने स्टेट्स बना के बैठे हुए हैं, और उस पर कोई कानून जो है हरकत में नहीं आ रहा। सर वो तो चले, जो भाग गया वो तो भाग गया, जो जिनके रेफरेंसेस भी हैं, जिनके खिलाफ FIR, जिनके खिलाफ इंक्वायरियाँ चल रही हैं, FIRs कटी हुई हैं, वो अफसरान जो है वो आला उहदों पे लगाए गए। अब मुझे बताया ना डोगर साहब, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इनको कोई पता नहीं है भला कि ये जो लोगों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं, इंटेलिजेंस इदारे इनके पास हैं, एजेंसियाँ इनके पास हैं, सारी रिपोर्ट्स इनके पास आती हैं, तो उसके बावजूद अब तो वो कह रहे हैं कि हम तो करप्शन नहीं करते, ना उसकी कोई पुष्ट बनाई करते हैं। तो फिर ऐसे अगर लोग अहम जो की पोस्टों पे लगे हुए हैं, तो इसके पीछे कौन फिर हो सकता है। लेकिन सर मुझे एक चीज़ बताएं, अब ये हाशिम जवां बख्श या खुसरो बख्तियार या जावेद लतीफ़, ये इंक्वायरी का प्रोसीजर क्या होता है, ये कितने लंबी इंक्वायरी चलनी है, कब इनके खिलाफ ख़त्म होगी? आप तो नैब को सबसे ज़्यादा समझते हैं। डॉक्टर साहब, इंक्वायरी का प्रोसीजर तो 30 दिन होता है, फिर 30 दिन के बाद जनाब इन्वेस्टिगेशन में हो जाती है, फिर 30 दिन के बाद रेफरेंस दायर होना होता है। ओवरऑल तो 30 दिन के अंदर रेफरेंस दायर होना होता है, लेकिन चले 90 दिन भी लगा लें, नैब के SOP को जो NAO के बारक्स है उसको भी मान लिया जाए, तो फिर भी 90 दिन, तो ये तो कई 90 माह से ज़्यादा हो गया होगा इसकी इंक्वायरी को सुन के, तो हमारे कान पाक गए कि जनाब ये खुसरो बख्तियार, हाशिम जवां बख्त और ये सारी जो इंक्वायरीज हो रही हैं, ये को आज से शुरू तो नहीं हुई। जिस तरह दीगर मुलजमान जो हैं, अगर अपोजिशन के मुलजमान हैं। अच्छा चले एक और चीज़ मुझे बताएं, चलें ये छोड़ें, मरियम नवाज़, उसके ख़िलाफ़ उसको इसी केस में नैब ने एक दफ़ा बुलाया, फिर 2 दफ़ा बुलाया, उन्होंने जनाब नैब के ऊपर चढ़ाई की, अटैक किया, आपको याद है अटैक किया, और जिस पर नैब ने बाद में वो नोटिफिकेशन विड्रॉ किया, पथराव किया। उसके बाद वो उन्होंने कोर्ट में चली गई, कोर्ट ने कहा जी कि नैब ने गिरफ्तारी से पहले 10 दिन पहले एक नोटिस जारी करेगा। तो अब वो क्या मतलब, वो ख़त्म हो गया केस, उसकी इंक्वायरी ख़त्म हो गई है। अब इस चीज़ को भी 6 महीने गुजर गए हैं, इस जो उन्होंने अटैक किया उस बात को भी 6 महीने गुजर गए हैं। अगर इसी तरह से अटैक करने हैं और अटैक के बाद आपको रिलीफ मिलना है, तो फिर सारे भी जो है वो जाके अटैक करें, आप भी, मैं भी, जिसका भी जो भी ताकतवर है, कोई 100-200 बंदा ले जाके नैब के बाहर फायरिंग शुरू कर दे कि ना हम नहीं आते, आओ पकड़ सकते तो पकड़ लो। मगर वो अब मुझे तो वो केस ऐसे लगता है जैसे ख़त्म ही हुआ हो। ये तो एक ट्रेंड बन गया ना डोगर साहब। मौलाना फजल रहमान साहब को ये बारे में जो खबर आई थी, आपको पता है, उन्होंने भी कहा था कि हम घेराव करेंगे, और नैब को उसके बाद खामोश हो गया। इस तरह और बहुत सारे मुलजमान हैं। तो फिर सर जो DG साहब या चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि जी हमने पता नहीं कितने 100 अरब की रिकवरियाँ कर ली, कितने 100 अरब बांट दिए, फिर तो वही बेचारा जिसका ना कोई आगे है ना पीछे है, वही मजलूम, वही बंदा जो है वही पकड़ा जाएगा। जो ताकतवर है वो आराम से इसके शिकंजे से आराम से निकल के चला जाएगा। चाहे वो ओमनी ग्रुप है, चाहे वो आसिफ अली जरदारी है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज़ है, वो सारे आंखें दिखाते हैं और वो गालियाँ भी देते हैं, ये उनकी गालियाँ भी सुनते हैं, और उसके बाद ये उनके सामने बेबस हैं। अब देखें ना वज़ीर-ए-आला सिंध, जिस तरह मुराद अली शाह साहब का केस है, वो भी कहीं दफन ही हो गया। उसके बाद तो बिल्कुल पेशियाँ, और एकदम से ऐसा लग रहा था शायद से उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जरदारी साहब हैं, वो भी आराम से बैठे हुए हैं। फिर वो अनवर मजीद और दीगर ओमनी ग्रुप के मुलजमान हैं, वहाँ से प्ली बारगेन जो छोटे मोटे लोग हैं उन्होंने तो कर ली है, लेकिन बड़े मुलजमान जो हैं उनके से तो कोई रिकवरी नहीं हुई। यही तो बदकिस्मती है कि जो ताकतवर मुलजमान होते हैं, आप देखें ना, ताकतवर जो ब्यूरोक्रेट थे, फवाद देख लें, आर चीमा देख लें, जो ख्वाजा बरादरान के अंदर देख लें, बाकी और क्लियर हो गए। हाँ जी, तो सारे बाहर बैठे तो फिर जो चेयरमैन नैब कहते हैं हम चेहरा नहीं देखते, हम फेस देखते, फेस नहीं देखते बल्कि केस देखते हैं, तो फिर ये सारा कुछ कैसे कह रहे हैं, जबकि यहाँ पे जितने भी फेसेस हैं वो तो सारे भाग गए। ब्रेक का हो गया और बहुत सारा रिकॉर्ड अब तो पता है अलमारियों में चला गया है और सील रिकॉर्ड रूम में पहुँच गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे देख लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद अब पता चला। अब
पता चला। नाजरीन, कराची को किसने बर्बाद किया? अब एक नया फड्डा शुरू हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में। जो सूबाई वज़ीर तालीम है सईद गनी साहब, उन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया। जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं और जो हुकूमत के हवाले से, तो उन्होंने सारा वो मलबा डालने की कोशिश की है MQM पर। और उन्होंने कहा कि अलादीन जो पार्क है, इसकी जो अलाटमेंट ज़मीनों की, उस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेटर थे फ़हीमुज़्ज़मान थे और उनका तल्लक MQM से है। जबकि MQM का ये कहना है कि जब ये अलाटमेंट हुई 1995 में, तो उस वक्त मौजूदा जो वज़ीर आला हैं, इनके वालिद साहब जो हैं, उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और वो वज़ीर आला थे और उस दौर में ये अलाटमेंट हुई है। तो लिहाजा MQM के जानब से ये कहना है कि वज़ीर आला साहब को अपना बयान देने से पहले अपने बड़ों से पूछ लेना चाहिए। दूसरी जानब पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जितने ये कब्ज़े हुए हैं, ये जो सारे मामला हुए, इसका रिस्पॉन्सिबल जो है उन्होंने MQM को करार दिया। और उन्होंने कहा कि MQM के जो कारनामे हैं वो कत्ल व गारतगरी, टारगेट किलिंग और उससे भरे पड़े हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो इनका जो फुटप्रिंट पे नहीं चल सकती, इस चीज़ को किसी सूरत भी वो फॉलो नहीं कर सकती। तो अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं या जो चीज़ें कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और साथ ही सईद गनी साहब ये कहते हैं कि जो लोग जिनको बेघर किया जा रहा है, जिनकी मसमारी की जा रही है, जिनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनकी पहले सेटलमेंट का बंदोबस्त होना चाहिए और उसके बाद ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, वरना इससे अलमियाँ जन्म लेती हैं। तो डोगर साहब, अब क्या इस पर किया जाए कि जो काम गलत हो जाए, गलत प्लाजे बन जाएँ, मार्केटें बन जाएँ, उसके ऊपर कुछ भी ना किया जाए और उल्टा पहले उनको फिर एक और किसी सरकारी जगह उनको दी जाए, ओबलाइज किया जाए और फिर उस चीज़ को, यानी गैर कानूनी जो एक लेजिटिमेट चीज़ नहीं है, उसको किस तरह सुप्रीम कोर्ट लेजिटिमेट कर सकती है? खैर साहब, पहली बात तो ये है कि जो बड़ी मज़ेदार बात है, ये जो सईद गनी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये MQM ही सारा कुछ कर रही है, ये सारे शहर में जो नाजायज़ तजावज़ात हुई हैं सारे की ज़िम्मेदार MQM है। ठीक है, चाइना कटिंग के हवाले से MQM का नाम आता रहा, शहर में गैर कानूनी प्लाजे खड़े करने में MQM का नाम आता रहा और इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं और कोर्ट्स भी अपनी ऑब्जर्वेशन देती रही हैं। लेकिन कोर्ट्स जो है, अभी भी जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार, उन्होंने जिस तरह से पार्टी को रखेदा है, सिंध गवर्नमेंट को रखेदा है, मसला ये कि 13 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, 13 साल से उनके वज़ीर आला यहाँ पर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, कमिश्नर जो था वो वज़ीर आला लगाता है, डिप्टी कमिश्नर वज़ीर आला लगाता है। मेरा सवाल तो ये है कि 13 साल से जो नाजायज़ तजावज़ात थी, कराची शहर डूबता रहा, यहाँ करंट लगने से लोग मरते रहे, आज भी कुत्ते के कांटे से लोग रेबीज दवाई ना होने की वजह से मर रहे हैं आज भी, और सिंध हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले लेके थक चुकी है, लेकिन फिर पार्टी तट से मस्त नहीं हुई। आप मुझे बता दें कि सिंध में कुत्ते मारना कितना बड़ा काम है, ये आज तक इसे एक कुत्ते नहीं मार सके। उसकी वजह यह है कि जो है बिलावल भुट्टो साहब या उनकी ये पॉलिसी के, या जनाब क्या नाम है उनकी बहन का, उन्होंने ये कहा था कि जी ये कुत्ते जो है इनको ना मारा जाए, तो चूँकि वो हुक्म है कि लोग मरते हैं मरते रहें, लेकिन ये कुत्ते नहीं हमने मारने। तो अमीरों के चौंचले हैं कि जी कुत्ते जो है वो मारना बड़ा बेरहमी है, और अगर उसके कांटे से बच्चा मर जाए, जवान मर जाए, वो उसकी खैर है, वो तो कीड़े मकोड़े हैं, उनकी ज़िंदगी की क्या अहमियत है। और सिंध हाई कोर्ट जो है उसने कराची जो है सिंध गवर्नमेंट को नोटिस भी दिया कि जनाब कुत्ते मारे जाएं, और ये अभी तक ये वही अभी रिसेंटली दादोशुमार आए 43 लोग जो कुत्ते के काटने से और दवाई ना मिलने से 43 लोग जो है जाँ बाक हुए हैं। तो किसी का घर का कोई कफील होगा, कोई जवान होगा, कोई बच्चा जो है उसके वालिद जो कमाने वाला था वो यतीम हो गया, उसकी बहनें जो है वो यतीम हो गई। लेकिन कोई जिस तरह बात कर, अगर 13 साल में ये सारी जो बातें अभी सईद गनी साहब कह रहे हैं, अगर ये सब गलत काम MQM ने की है तो आप उसको मस्मार करते, आप उनके खिलाफ एक्शन लेते, जो नजायज़ भर्तियाँ हुई आप उनके खिलाफ एक्शन लेते, जो नजायज़ तामीरात हुई, जो प्लाजे बने, जो मार्केटिंग हुई, जो शॉपिंग मॉल बने, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते और लोगों को बताते कि जनाब देखिए हमने कराची को किस तरह तजावज़ात से पाक किया है, किस तरीके से यहाँ पर जो माफिया राज था उसको हमने ख़त्म किया है, हमने जो कानून की पासदारी की है, हमने सड़कें कुशादा की हैं, बाज़ार कुशादा किए हैं, नालों के ऊपर जो तजावज़ात थी उनको हमने ख़त्म किया है। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी को कह रही है
तो वो आगे आपको याद है कि ये सईद गनी जो थे, इन्होंने जब लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि ये सारी चीज़ें मस्मार की जाए, नाजायज़ तजावुज़ात, तो इन्होंने कहा था नहीं हो सकती, इन्होंने कहा था नहीं हो सकती, हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंटेम्प्ट जब लिया तो ये फिर उसको लेट ही गए। अब इन्होंने एक नई काम डाल दिया कि इन्होंने सारा मलबा डाल दिया MQM पे, और ख़ुद ये बड़ा जो है मासूम बनने की कोशिश करेगी ना, हमें तो पता ही नहीं है। खैर साहब, मसला ये है कि आपने जो ये बात की, अगर सुप्रीम कोर्ट भी दरमियान में ना आए तो आप इससे इंतज़ार करें कि कराची में कोई एक मरला भी सरकारी ज़मीन ना बचे, सारी ज़मीन ये हड़प कर जाए, सारी ज़मीन जो है अभी भी डोगर साहब अगर ये आज प्लाजे ना गिरे, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कह रहे हैं कि उन लोगों की सेटलमेंट, मुझे आप बताएं खसा, आपको पता है कि ये सरकारी ज़मीन है, आप किस तरह से उस ज़मीन के ऊपर प्लाजा बना सकते हैं? क्योंकि वो सस्ती मिल रही है, औने पौने मिल रही है, चंद लाख पैसे तो मिल मिला के उस पर कब्जा किया और उस पर जनाब प्लाजा बना दिया, और उसमें कोई ना कोई अभी जो बात चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं ना, उनके पास सारी रिपोर्ट्स है। तकरीबन 5000 अरब मालियत की सरकारी ज़मीनों पर इस वक्त आज भी कब्जे हैं। 5000 अरब की स्टेट लैंड है, सिर्फ एक जगह के ऊपर 55,000 जो कनाल है वो ज़मीन है। तो ये सारी कराची के अंदर लगाएं, आपने कहा कि 5000 अरब की मालियत की ज़मीन है, जिसके ऊपर आपका जो पूरे पाकिस्तान का रेवेन्यू का जो टारगेट है वो 5800 अरब है, यानी कि ये 5000 अरब, इसका मतलब कि रेवेन्यू के बराबर जो जगह वो सिर्फ कराची में कब्जा किया हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड जनाब वो सर्वे नंबर पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड जो है प्राइवेट जगहों पे पड़ा हुआ है, और मुख्तियार कार, DC, कमिश्नर और KDA, MDA, LDA, वहाँ पे जो लोग इनके SBCA में जो लगाए जाते हैं कार खास, आप देखें ना, एक एक बंदा इनका जो है, जो DG था मंजूर कादर काका, देख ले वो अरबों लूट के चला गया, बाहर बैठा है, इंजॉय कर रहा है। यूनस मेमन आज भी कनाडा से बैठकर सिस्टम चला रहा है। उसके बाद नीचे इनके पूरे यानी बाकायदा ठेके पर दिए जाते हैं डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और जो MDA और KDA, और जो ये सारे जो एक ही, यानी देखें ना आप, KDA को तोड़ के आगे MDA बना दिया, उसके अंदर लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी, फिर KMC, ये सारा एक 25,000 के करीब तो तकरीबन जो रफाई प्लाट और दूसरे जो है वो KMC के हैं, अरबों रुपए के वो हैं, वो बंदर बांट उसकी की हुई है। पार्क को बेच दिया गया, नालों के ऊपर कब्जे बना दिए गए, सड़कों जो है उनके अतराफ में चाइना कटिंग कर दी, यहाँ तक कि बानिए पाकिस्तान का जो मिज़ार है कायदे आज़म, वहाँ उसके अतराफ में चाइना कटिंग कर दी, बुलंदोबाला इमारतें खड़ी कर दी गई। उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस लिया कि खुदा के लिए इसको तो बख्श दे। अब ये जो एफर्ट कोशिश कर रहे हैं ना कि किसी तरह से इसको खींच खूंच के 3-4 महीने आगे ले जाएं, उतनी देर में चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो जाएं और इनकी किस तरह से ये जान छूट जाए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि चीफ जस्टिस जो है वो इस पर वो इनकी नीयत को समझ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये फौरी तौर पर ये काम होना चाहिए। यकीन जानिए ये प्लाजे गिर गए ना तो खैर साहब किसी की कल जुर्रत नहीं होगी कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा करें। यही चीफ जस्टिस साहब मेरा ख्याल ये इकदाम जो कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि रेट ऑफ द जो है वो बहाल हो। और यहाँ पे नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।